नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सच का सामना में हम इस समय बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर की वीर गाथा की। आज की कड़ी में हम देखेंगे कि दो याचिकाएं देने के बाद और उनके खारिज हो जाने के बावजूद सावरकर ने एक तीसरी याचिका 1914 में लिखी थी। उस याचिका में क्या लिखा था उन्होंने, अंग्रेज सरकार से किस तरह की गुहार लगाई थी और उस याचिका का क्या हुआ, इस याचिका पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। तो डॉक्टर पुनियानी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा सवाल यह है कि सावरकर के इस तीसरे हम आज तीसरे माफीनामे पर बात करने जा रहे हैं। ये सन 1914 में लिखा गया था। हम सब जानते हैं कि उस समय वो अंडमान निकोबार में बंदी थे। लेकिन ये जो नया माफीनामा उन्होंने लिखा वो पिछले दो माफीनामों से किस तरह से अलग था। पहले माफीनामे के बारे में तो हमें उसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो माफीनामा नहीं मिलता है। दूसरे माफीनामे पर हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी। इस वाले माफीनामे में ऐसा नया क्या है? देखिए, ये वैसे तो एक उनकी एक्सरसाइज बन गई थी कि लगातार दया की याचिका करता रहना, और ये 1914 का जो माफीनामा है वो प्रथम महायुद्ध के शुरुआत होने के समय उन्होंने लिखा था, क्योंकि पूरी दुनिया में हालात बदल रहे थे और ब्रिटिश एम्पायर को एक तरफ से जर्मनी और अपने विरोधियों से खतरा था। तो इस मौके पर वो एक याचिका लिखते हैं और उस याचिका में सबसे पहली बात जो करते हैं कि ये महायुद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की विजय होना चाहिए। अब यहाँ से वो अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य से जोड़ कर देखते हैं। अभी तक की जो बात थी वो एक व्यक्ति थे और वो एक जेल में कैद थे। अभी वो मान के चल रहे हैं कि एक एम्पायर है, साम्राज्य है, और उसके नागरिक के रूप में वो ये वाइसराय से गुहार लगा रहे हैं कि आप अगर हमें छोड़ देंगे तो हम इस युद्ध में शामिल होकर आपकी मदद करेंगे। उसमें ये भी वो रेखांकित करते हैं कि आपने बहुत सारे भारतीयों को कमीशन दिया है, कमीशन मतलब ऑफिसर्स का ये दिया है, और उसी के साथ जो प्रक्रिया चल रही है, अगर मुझे भी छोड़ दिया जाए तो मैं जितनी हो सके युद्ध के प्रयत्नों में आपके साथ जुड़कर आपकी मदद करूँगा। ये उसमें एक मुख्य उसका लुबो-लुभाव था। यानी उनके माफीनामे की तो प्रक्रिया पहले की थी, पर अभी युद्ध के आधार पे कि वो किस प्रकार से अंग्रेज़ों की मदद कर सकते हैं युद्ध में, उसका पूरा वो एक जो समर्पण की उनकी प्रक्रिया थी, उसी समर्पण की प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए वो ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद भी देते हैं कि आपने भारतीयों को आर्मी में कमीशन दिया, और उसी कमीशन के कारण कई भारतीय युद्ध में साम्राज्य के साथ जुड़ गए हैं। तो मैं भी जुड़कर आपकी जो भी प्रकार की मदद करना चाहें, मैं इस युद्ध में आपके साथ जुड़कर मदद करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मुझे जेल से रिहा किया जाए। ये उनका इसमें मुख्य तौर से लुबो-लुभाव था। पर अब इसमें फ़र्क पहला मैं ये देखता हूँ कि अभी वो अपने आप को साम्राज्य के नागरिक के रूप में देख रहे हैं। अभी तक वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांतिकारी कार्य में भी हिस्सा लिया था और उसके कारण उनको जेल हुई थी, और वो पहली बार में अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि ये कहते हैं कि मैं भटक गया था। अब वो भटकाव वाली बात 1913 में उन्होंने दोहराई। अभी वो कह रहे हैं कि भाई जो पुरानी बातें हैं उसके साथ साथ अभी मैं आपके साथ जुड़कर आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। ये एक नया टोन उसमें इन्होंने अख्तियार किया। जी, प्रोफेसर पुनियानी, इस माफीनामे में उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर की भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं सारे पॉलिटिकल प्रिजनर अगर छोड़ दिए जाएं तो हिंदुस्तान में उनके जो भाई भतीजे और जो भी रिश्तेदार हैं वो खुश होंगे, पूरी हिंदुस्तानी आवाम खुश हो जाएगी और वो आपकी बड़ी आभारी हो जाएगी, आपकी इस उदारता का वो सम्मान करेगी। तो एक तरह से अभी तक वो दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर की चिंता नहीं कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि उनकी उस तरह की याचिकाओं पर, दया याचिकाओं पर अंग्रेज सरकार पिघल नहीं रही थी, तो उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों का भी आधार जोड़ा और इस तरह से गुहार लगाई कि इससे ब्रिटिश सरकार को फायदा होगा
उन्होंने कनाडा और अमेरिका का भी उदाहरण दिया इस सिलसिले में। जी, तो इसमें जी। वो आपने सही कहा कि ये इसमें पहली बार अभी तक वो केवल खुद की बात कर रहे थे अभी तक खुद की बात कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि बाकी जो बंदी हैं, उनको भी छोड़ दिया जाए, तो इससे आपको 2 प्रकार की मदद होगी। एक तो उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो मूल्यों को मानने वाले हैं, उनके जो साथी हैं, वो आपका आभार व्यक्त करेंगे और उसी के साथ-साथ युद्ध के कार्य में आपको मदद मिलेगी। तो ये उनका एक थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हम यहाँ देख सकते हैं कि वो खुद से ऊपर उठकर बाकी बंदियों के बारे में भी पहली बार बात कर रहे हैं। और उसी के साथ-साथ जैसे कि साम्राज्य को मदद होगी, हमारे छोड़े जाने से साम्राज्य को मदद होगी, ये उसमें उसका मुख्य टूल है, जो पकड़ कर वो अंग्रेज़ों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जी। तो क्या आप इसे एक परिवर्तन मानते हैं कि बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं, या वो अंग्रेज सरकार को दाना डाल रहे हैं कि अगर मतलब अपने को जोड़कर पॉलिटिकल प्रिजनर से वो ये आभास देना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम सब भी छूट जाएँगे और उससे उनको बड़ा जी। फ़ायदा होगा। तो यहाँ कोई उद्देश्य, कोई आदर्श नहीं है। जी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है क्योंकि अपने मन से उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का विचार तो त्याग दिया था। अभी उसमें उनमें कोई रुचि नहीं थी। अभी उनकी रुचि इसमें जो दिख रही है, वो है साम्राज्य को, ब्रिटिश एम्पायर को मज़बूत करने की। और ब्रिटिश एम्पायर को मज़बूत करने के लिए कि जो बाकी लोग भी जेलों में हैं, वो भी छूटेंगे, तो उससे ब्रिटिश एम्पायर के जो विरोधी हैं, वो उसमें अपना विरोध करना बंद कर देंगे और इनमें ज़्यादा लोग एम्पायर के साथ जुड़कर उसको मज़बूती देने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे ख़्याल से कोई बाकी प्रिज़नर्स के लिए सहानुभूति का काम है, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर बाकी प्रिज़नर्स के लिए सहानुभूति की बात होती, तो वो एक अलग तौर पे कह सकते थे और अपने जो सिद्धांत हैं, पुराने सिद्धांत यानी जेल में जाने के पहले वाले सिद्धांतों को वो रेखांकित करते हुए भारत की आज़ादी की बात करते। पर अब वो भारत की आज़ादी की बात तो बिल्कुल पीछे फेंक दी जाती है। अब ये एम्पायर कैसे मज़बूत हो और उसमें जो साथी जेल के कैदी हैं, वो भी आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। तो उसमें वो एक खुद को एक अभी समूह के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और इस आधार पे वो ब्रिटिश से याचिका करते हैं। जी। अगर आपके पास माफ़ीनामा के कुछ अंश हों, तो मैं चाहूँगा कि आप जी, उनको पढ़ दें, ताकि जी। हमारे दर्शकों को लगे कि हम बाकायदा उनके माफ़ीनामों के आधार पर ये बातचीत कर रहे हैं और जी, उनके जी, अंश को जानकर वो अपनी राय खुद भी बना सकेंगे। जी। देखिए ये इनका जो 2014 का 1914 का जो माफ़ीनामा है, इसका ही तो उपलब्ध नहीं है। आजकल अंग्रेज़ी भी बहुत कम जगहों पे उपलब्ध होता है। तो जो अंग्रेज़ी का एक उन्होंने पहले कहा कि इंडियंस इंक्लूडिंग पहले उसमें बता दूँ कि फुल टेक्स्ट ऑफ पिटीशन सबमिटेड बाय वी.डी. सावरकर टू चीफ कमिश्नर अंडमान आइलैंड्स अक्टूबर 1914 यानी सावरकर द्वारा अंग्रेज़ों को अक्टूबर 2014 में सबमिट किया हुआ ये पिटीशन है और उसमें ये कहते हैं कि जो भारतीय नौजवान भारत के हैं, उनको आपने हथियार देने का निर्णय किया है और जो हमारा कॉमन दुश्मन है, कॉमन यानी अभी जो एम्पायर का दुश्मन है, वो हमारा कॉमन दुश्मन करके कह रहे हैं। ए थिंग व्हिच वन हैज़ ए राइट टू प्रोटेक्ट इज़ अ थिंग इन व्हिच वन फील्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप। यानी जो ओनरशिप टू द एम्पायर की वो बात कर रहे हैं कि भाई हम इससे कोई अलग नहीं है और साथ ही साथ जो यूरोप के दूसरे सिटीजन्स हैं along with other citizens of the empire, the rising generation of India is sure to feel a sense of equality and therefore a sincere loyalty to the same. लॉयल्टी यहाँ फिर से आ गया। वो कह रहे हैं कि अगर उनको छोड़ दिया जाए तो एक सिंसियरली यानी ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपके प्रति जो वफ़ादारी है वो बढ़ेगी। ये उनका अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ा है जिसका मोटा मैंने हिंदी अनुवाद किया है। दूसरा दूसरे भी बात कहते हैं कि in one harmonious whole without letting the growth of anyone to be staunched by overshadowing dominion of another is a distinct step of realization of this ideal. उसमें अब ये कह रहे हैं कि जो एम्पायर के अंदर अलग अलग राष्ट्र हैं वो सब बराबर हैं और इससे एक वो जो भावना है वो समाज में और
तेज होगी। और लास्ट में वो फिर से दोहराते हैं उनका जो पॉइंट नंबर 3 में, आई मोस्ट हम्बली बेग टू ऑफर माई सेल्फ, ये इसको आप हिंदी में थोड़ा बताइएगा। आई मोस्ट हम्बली टू बेग टू ऑफर माई सेल्फ एज ए वॉलंटियर टू डू एनी सर्विस इन प्रेजेंट वॉर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक्स फिट। तो ये उनके इस माफीनामे के केंद्रीय बिंदु हैं, जो 3 बिंदु मैंने बताया। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वयंसेवी की तरह से युद्ध में एक भूमिका अदा करना चाहता हूँ ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलकर। तो ये पूरे ये जो लैंग्वेज आपने ठीक कहा कि जो पिछला पत्र था उससे इस बार थोड़ा लैंग्वेज बदली है, उसका कंटेंट बदला है, उनके विचार बदले हैं। अब वो और ज्यादा वफादारी की बात कर रहे हैं, सरकार के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, सरकार के लिए जो सरकार की फौजें लड़ रही हैं उनमें भी शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक और सीढ़ी नीचे उतरते हैं वीर सावरकर वीरता में इस तरह से देखा जा सकता है उनको। ये इसको आप जो पूरा सिलसिला चला आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरे में किस तरह से इनको समअप करेंगे आप इन तीनों माफीनामों को लेकर? पहले का तो कंटेंट नहीं है, लेकिन इन 2 माफीनामों को जोड़कर कैसे देखते हैं? पहला तो वो पहले जो 1913 वाला माफीनामा हमने जो चर्चा की थी, उसमें वो अपने इतिहास में जाते हैं, उसको गलत बताते हैं, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और वो जो उनकी परंपरा के हिसाब से प्रोडिगल सन, वो जो क्रिश्चियन कल्चर में इसको, ये शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, प्रोडिगल सन, यानी एक बिगड़ा हुआ बेटा, भटका हुआ बेटा अपने माँ बाप की गोद में नहीं आएगा तो किसकी गोद में आएगा, ये पहला पॉइंट करते हैं। और उसमें भी वो कहते हैं कि आप जिस रूप से चाहें मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो 1913 में तो कोई, अब 1914 में क्या हो गया है कि महायुद्ध की शुरुआत से उनको एक और मौका मिल गया, और उस मौके का लाभ उठाकर वो अपनी बात को एक अलग तरीके से रख रहे हैं। इसमें वो जो ब्रिटिश एम्पायर है, अब इसमें अभी तक तो भारत गुलाम है, अब इसमें ब्रिटिश एम्पायर की वैधता, लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी इनके पत्र से आ जाती है। और इसमें वो उसका धन्यवाद भी देते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, हमको भी हमारे नवयुवकों को आपने युद्ध में लिया, और मैं भी हूँ यहाँ, तो मुझे भी आप लीजिए, मैं भी हर प्रकार से आपकी युद्ध में मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो ये उनका एक जो आपने कहा एक सीढ़ी नीचे जाने की प्रक्रिया में वो नए आर्ग्यूमेंट्स को उसमें पिरोते जा रहे हैं। जी, और इसमें वो जो दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर से अपने को जोड़कर दिखा रहे हैं, उसमें कोई दूसरे राजनीतिक कैदियों की चिंता नहीं है, उसमें अपना स्वार्थ सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे कैदियों की चिंता कर रहे हैं, वो भी छूट जाए तो अच्छा होगा, लेकिन मुझे तो छोड़ ही दीजिए, ये भाव उसमें ज्यादा है। बिल्कुल सही। ये पहले और दूसरे माफीनामे में भी वो खुद का ही सोचते हैं, और इसमें तो वो बात दूसरों से जोड़ते भी हैं, तो इसके लिए कि उससे एम्पायर ने साम्राज्य को मदद होगी, और मैं तो हूँ ही आपकी सेवा करने के लिए जिस भी तरीके से आप जाएं। तो उनका आत्म केंद्रित रहता है, वो अपने आप को एक लीडर बहुत मान के चलते थे कि उनके बहुत फॉलोअर्स हैं और उनको मानने वाले बहुत लोग हैं। ये उनके मन की बात एक हमेशा रही है, और इसमें भी एक आत्म केंद्रीयता इसमें भी दिखाई देती है। जी, तो दर्शकों, ये था सावरकर का तीसरा माफीनामा। आप सोच रहे होंगे कि हम एक माफीनामे को इतना विस्तार से क्यों बता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इस विचारधारा के लोग हैं और उससे जुड़े जो संगठन हैं, वो लगातार ये इनकार करते रहे हैं कि सावरकर ने कभी माफी के लिए याचिका दी ही थी या नहीं दी थी। तो ये बताना जरूरी है कि किस तरह से 1, 2, 3 नहीं, कई बार दी थी, और हम अगली कड़ी में आपको उनके चौथे माफीनामे के बारे में भी बताएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और इस कड़ी के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए, कोई जिज्ञासा है वहाँ उसका वर्णन कीजिए, उसको दर्ज कराइए, ताकि हम अगले एपिसोड में उस पर चर्चा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।